नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। साथियों, पिछली वीडियो में हमने बौद्ध साहित्य के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन से वाक्यों के ऊपर बौद्ध धर्म के अंतर्गत क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं। तो वो टॉपिक हमारा 4 था, ये बौद्ध धर्म का टॉपिक 5 है। तो मेरे साथियों, आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि बौद्ध साहित्यकार, बौद्ध ग्रंथ और उनके रचनाकार। क्या? बौद्ध साहित्य और उनके रचनाकार, इनके अंतर्गत कौन कौन से ऐसे वाक्य हैं जिन पर पेपर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इनके अंतर्गत कौन कौन सी प्रमुख बातें हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। चाहे बीच बीच में मैं उदाहरण के तौर पर आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश करूंगा, भाई क्वेश्चन किस प्रकार से इसके अंतर्गत पूछ सकते हैं। जैसे कि अगर आप उदाहरण के लिए मैं यहां पर भी ये चीज बोल सकता हूं, जैसे कि मिलिंद पन्नों में किसकी यानी किस बात की, मिलिंद पन्नों किस वाक्य की पुस्तक है, उदाहरण के लिए। तो मेरे प्यारे साथियों, वीडियो देरी ना करते हुए इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बौद्ध साहित्य टॉपिक 5, इसमें है बौद्ध साहित्य और उसके रचनाकार। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मिलिंद पन्नों, मिलिंद पन्नों क्या है? ये बौद्ध धर्म की एक पुस्तक है। इसमें क्या है? इसके 2 पात्र हैं। क्या है? मिलिंद पन्नों के 2 पात्र हैं। एक पात्र में क्या है? एक पात्र में है मिनांडर। मिनांडर जो कि ग्रीस शासक था, जिसने भारत के पश्चिमी और उत्तर भाग में, पश्चिमोत्तर यानी पश्चिम और उत्तर भाग में शासन किया था। इसकी राजधानी क्या थी? साकल या सियालकोट। दूसरे पात्र में, इसके 2 पात्र मैंने आपको बताई। एक पात्र में तो मिनांडर जो कि ग्रीक का शासक था। दूसरे पात्र में बौद्ध आचार्य नागसेन, बौद्ध आचार्य। लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट है, मिलिंद पन्नों क्यों इंपॉर्टेंट है? इसमें कनिष्क और नागसेन की और इनकी बातें हैं, वार्तालाप हैं, इसलिए ज्यादा मशहूर है। लेकिन इसमें क्या है? बौद्ध आचार्य नागसेन, जिसकी तुलना नागार्जुन से की गई है। जबकि नागसेन ये जो प्रमुख है वो इसलिए है कि नागसेन और मिनांडर की इसमें बातें हैं। नंबर 1, नागसेन और मिनांडर की बातें हैं इसमें, जो उनके बीच में वार्तालाप हुआ। दूसरा, कि नागसेन की तुलना इसी पुस्तक में नागार्जुन से की गई है, जो कि कनिष्क के समकालीन थे। किसके? नागार्जुन से की गई है तुलना, जो कनिष्क के समकालीन थे। लेकिन कनिष्क के समकालीन थे यानी नागार्जुन से की गई है। अब भगवान बुद्ध कहां पे थे? मिनांडर कहां? उसके बाद में कनिष्क थे। ठीक है, तो इसमें इन दोनों चीजों की बातें वाली पुस्तक है। क्या है ये? इन दोनों की बातों वाली यानी वार्तालाप वाली पुस्तक है। इस पुस्तक के अंतर्गत हमें यहां से ये प्रमुख बातें पता चलती हैं। ठीक है, मालूम चलती हैं। अब बुद्ध घोष यानी कि पाली साहित्य के खूब विख्यात रचनाकार थे। बौद्ध साहित्य के, बौद्ध साहित्य में इन्होंने, बौद्ध धर्म के अंतर्गत इन्होंने क्या किया था? पाली साहित्य में बुद्ध की जीवनी लिखी। ये लंका गए और लंका जाकर इन्होंने बुद्ध की जीवनी लिखी थी। लंका में जो ग्रंथ लिखे गए वो बुद्ध घोष जी की ही देन है। तो इन्होंने क्या करा? इनके जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो पाली साहित्य में है। इन्होंने पाली साहित्य में बुद्ध की जीवनी लिखी। ठीक है, और जिसे क्या कहते हैं? निदान गाथा कहते हैं। बुद्ध घोष की रचना जो हुई है वो पाली साहित्य में हुई है। पाली साहित्य में इन्होंने बुद्ध की जीवनी लिखी। बुद्ध की जीवनी को क्या कहते हैं? निदान गाथा कहते हैं। क्या? निदान गाथा कहते हैं। और इन्होंने एक और लिखी, बुद्ध साहित्य। कौन सी? बुद्ध साहित्य भी एक पुस्तक लिखी, जिससे क्या कहते हैं? विशुद्धमग। इन्होंने एक और लिखी जिसे बोलते हैं विशुद्धमग कहते हैं। तो बुद्ध घोष जी से हमें क्या क्या चीजें मिली? एक तो इनकी कि इन्होंने पाली साहित्य में लिखा। दूसरा, बुद्ध की जीवनी लिखी। क्या? बुद्ध की जीवनी लिखी, जिसे क्या कहते हैं? निदान गाथा, यानी पाली साहित्य में उसे निदान गाथा कहते हैं। और बौद्ध साहित्य पर जो लिखी उसे विशुद्धमग कहते हैं। अगर अब आप लगा लो
कि उदाहरण के तौर पर अगर मैं ये बोलूं कि बुद्ध ने कौन कौन सी जीवनी लिखी, यानी बुद्ध ने किसकी जीवनी लिखी, या फिर बुद्ध ने जो साहित्य लिखा, जो ग्रंथ लिखे, वो किस भाषा में है, या फिर मैं ये कह दूं कि निदान गाथा किसे कहते हैं, या फिर मैं ये कह दूं बुद्ध घोष ने बुद्ध सिद्धांत पर जो ग्रंथ लिखा उसे क्या कहते हैं। यानी इनके अंतर्गत ये महत्वपूर्ण वाक्य हैं जो कि बुद्ध घोष जी के हैं। इनके अंतर्गत बहुत सारे क्वेश्चन एक ही लाइन पर बन जाते हैं, तो इसी प्रकार से पेपरों में भी पूछा जाता है। इसके बाद है देखो महावस्तु। महावस्तु क्या है? महावस्तु के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे वाक्य हैं जिन पर पेपरों में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इनके अंतर्गत कौन कौन से महत्वपूर्ण वाक्य हैं जो घटित हुए, जो कि इतिहास में या फिर पेपरों में पूछे जा सकते हैं। जैसे लोको उत्तरवादी महावस्तु है, महावस्तु में है लोकोत्तरवादी और त्रिपिटक की पुस्तक। क्या है? महावस्तु के अंतर्गत, यानी महावस्तु में लोकोत्तरवादी और त्रिपिटक की पुस्तक है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या चीज मिली? इस महावस्तु के अंतर्गत हमें लोकोत्तरवादी और त्रिपिटक की पुस्तकें, ये जानकारी मिलती है। दूसरा, लोकोत्तरवादी वैशाली में आयोजित दूसरी संगति में अलग होने वाली महासांदविक की शाखा है। देखो इससे हमें कौन सी महत्वपूर्ण चीजें मिली। अब देखो इसे मैं आपको क्वेश्चन बनाकर जानकारी देना चाहूंगा। जैसे अगर उसमें पूछ लिया जाए कि दूसरी संगति में महासांदविक की शाखा किससे निकली या इससे अलग कौन हुए थे, तो लोकोत्तरवादी वैशाली में। ठीक है, या फिर यह पूछ लिया जाए लोकोत्तरवादी और त्रिपिटक की पुस्तकें किसके अंतर्गत हैं, तो महावस्तु के। तो मेरे प्यारे साथियों, जो मेरा समझाने का जो तात्पर्य है वो यही है कि कौन कौन सी चीजों के अंतर, यानी कौन कौन सी पुस्तकें या ग्रंथों के अंतर कौन कौन से ऐसी महत्वपूर्ण प्रमुख बातें हैं जिनके ऊपर पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम उनके बारे में ही पढ़ेंगे। तो ये शाखा किसकी है? शाखा महासांदविक की शाखा है। देखो वैपुल्य सूत्र क्या है? महायान। वैपुल्य सूत्र महायान से संबंधित ग्रंथ। देखा, वैपुल्य सूत्र महायान से संबंधित ग्रंथ है। इसके भी अंतर्गत ग्रंथ, पहला वैपुल्य सूत्र महायान से संबंधित ग्रंथ है। महायान संप्रदाय और हीनयान संप्रदाय, बौद्ध धर्म में दो संप्रदाय हुए थे, महायान और हीनयान। तो ये महायान का है वैपुल्य सूत्र। इसके अंतर्गत आने वाले ग्रंथ कौन से हैं? अष्टसहस्त्रिका, प्रजापारमिता, सुधर्म पुंडरीक और सुवर्ण प्रभास, 10 भूमिश्वर और ललित विस्तार बुद्ध की जीवनी है। ललित विस्तार बुद्ध की जीवनी है। और गंडव्यूह सुधर्म लंका अवतार। क्या? सुधर्म लंका अवतार, तथागत गुण ज्ञान और समाधि राज। ये किसके अंतर्गत हमें जानकारी मिलती है? महायान संपदा से संबंधित है और वैपुल्य सूत्र के अंतर्गत ये सारी चीजें आते हैं। अब इसी के बीच में मैं आपको फिर से परेशान करूंगा। उदाहरण के लिए क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ लिया जाए। मान लो कि क्वेश्चन में अगर ये पूछ ले जाए तथागत गुण ज्ञान या समाधि राज कौन से सूत्र के अंतर्गत हैं, तो वैपुल्य सूत्र। या फिर ये पूछ लिया जाए ललित विस्तार या सुधर्म लंका अवतार कौन से संप्रदाय से संबंधित ग्रंथ हैं, तो महायान संप्रदाय से। इसी प्रकार से पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम बातें करते हैं महत्वपूर्ण अवदान। कौन से महत्वपूर्ण अवदान के अंतर्गत हमें कौन कौन सी जानकारी मिलती है, तो वो मिलती है दंत कथाओं का भंडार। ये जो अवदान है,
आवदान यानी दंत कथाओं का जो भंडार होता है उसे आवदान कहते हैं। क्या? जो दंत कथाएं, जो मौखिक हम जैसे अपने पूर्वजों से या दादी माँ से किसी से पूछते हैं कि जो हमें वो कहानी सुनाती थी, इस तरह की जो दंत कथाएं हैं उनके भंडार को आवदान कहते हैं। उनके भंडार यानी उन कहानियों की जो वो बहुत सारी कहानियां थी उनको आवदान कहते हैं। प्रमुख आवदान, प्रमुख आवदान कौन कौन से हैं? आवदान शतक और दिव्यवदान और अशोकावदान है, और आवदान कल्पता जो छमेंदर द्वारा रचित है। तो ये कौन से आवदान है? आवदान यानी दंत कथाओं का भंडार। किसके अंतर्गत हमें आवदान मिलते हैं? दंत कथाओं के अंतर्गत हमें आवदान मिलते हैं। आवदान कितने प्रकार के हो गए? आवदान हो गए शतक आवदान या दिव्यवदान या अशोकावदान, ठीक है, और या कल्पता आवदान जो छमेंदर द्वारा रचित है। इनके बाद बौद्ध धर्म का विभाजन। बात करते हैं बौद्ध धर्म के विभाजन की। बौद्ध धर्म का विभाजन दूसरी संगति में, बौद्ध धर्म का विभाजन दूसरी संगति में हुआ था। कौन सा? महासांघिक, महासांघिक वे हीनयान सांघिक। क्या? महासांघिक वे हीनयान सांघिक यानी दूसरी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म का दो जगह बंटवारा हुआ, जो बाद में क्या कहलाया? बाद में ये हीनयान और महायान, बाद में ये हीनयान और महायान, यानी कि दूसरी बौद्ध संगति में ये दो संप्रदाय बने थे, महासांघिक और हीन सांघिक, महासांघिक और हीन सांघिक। तो बाद में ये क्या कहलाए? हीनयान और महायान। हीनयान रूढ़िवादी परंपरा है। क्या? हीनयान रूढ़िवादी परंपरा है। कौन सी परंपरा है? रूढ़िवादी। हीनयान से जो हमें जानकारी मिलती है वो ये जानकारी मिलती है कि हीनयान रूढ़िवादी परंपरा है, और हीनयान संप्रदाय से ही, क्या? हीनयान संप्रदाय से भी स्थविरवादीन और थेरवादी। क्या? ये कौन सा संप्रदाय? हीनयान संप्रदाय के अंतर्गत स्थविरवादीन और थेरवादीन यह दूसरी संगति में ही उभरे। क्या? इनकी जो उत्पत्ति हुई, हीन संप्रदाय के अंतर्गत जो उत्पत्ति होती है, स्थविरवादीन और थेरवादी, स्थविरवादीन और थेरवादी दूसरी संगति में ही उभरे थे। यह परिवर्तन के विरोधी थे। इनकी जो खास बात थी वो ये थी कि ये परिवर्तन के विरोधी थे, और स्थविरवादीन कहलाए। जो परिवर्तन के विरोधी थे, जो परिवर्तन के यानी हीन संप्रदाय के अंतर्गत जो परिवर्तन के विरोधी थे वो स्थविरवादीन कहलाए। तिब्बती परंपरा के अनुसार, इनसे हमें एक और जानकारी मिलती है कि तिब्बती परंपरा के अनुसार इनके जो संस्थापक थे वो महाकच्चायन थे। ये उज्जैन के निवासी थे। यानी तिब्बती जो परंपरा है उनसे ही हमें ये जानकारी मिलती है कि भाई यहाँ के जो संस्थापक थे महाकच्चायन, वो उज्जैन के यानी भारत के मध्य प्रदेश जो उज्जैन वहां के निवासी थे। ठीक है। सर्वअस्तिवादीन ये क्या है? ये सतवीरवादीन से निकले। क्या? अब सतवीरवादीन ये जो कहलाए थे, अब सतवीरवादीन से क्या निकले? सर्वास्तिवादीन निकले। इनका जो केंद्र था वो मथुरा, बाद में कश्मीर और गांधार, बाद में इनका, पहले तो इनका केंद्र मथुरा था, बाद में इनका केंद्र कश्मीर और गांधार में इनका विस्तार हो गया। इसके जो संस्थापक थे वो राहुल भद्र थे। तो मेरा जो समझाने का जो तात्पर्य है मेरे दोस्तों, दंत कथाओं से आवदान निकले। आवदान चार तरह से हो गए, और उसके बाद में दूसरी संगति में जब बौद्ध का विभाजन हुआ तो वो दो संप्रदायों में बट गया। दो संप्रदायों में से हीनयान और महायान कहलाया। तो हीनयान संप्रदाय के अंतर्गत
सतवीरवादीन और थेरवादी निकले। हीनयान संप्रदाय से सतवीरवादीन और थेरवादी, ठीक है, दूसरी संगीति के अंतर्गत। और सतवीरवादीन से क्या निकल के आए? सर्वअस्तवादीन, ठीक है, ये इनसे निकल गए। ये इनका केंद्र और इनका जो विस्तार हुआ वो यहां पर, इसके जो संस्थापक वो राहुल बल। तो मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको ये जानकारी देने की पूरी कोशिश करी है कि बौद्ध साहित्य और उसके रचनाकार, कि बौद्ध साहित्य रचनाकारों के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे वाक्य, प्रमुख वाक्य हैं जिनसे पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।